धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज आप सबको बिहार की राजधानी पटना पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में समाधान रैली के अवसर पर मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है। इसके लिए मैं यहाँ की लीडरशिप का मैं सबसे पहले सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। उनमें भी करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव और संत कबीर जी को नमन करता हूं। साथ साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी पेरियार रामा नायकर स्वामी, पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महाराजा चौहरमल, बिजली पासी, अर्जक संघ के संस्थापक सदस्यों में रहे चौधरी महाराज सिंह भारती, महामना रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मेरे गुरु मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करता हूं। आज हम सब लोग एक विशेष उद्देश्य के लिए पटना में इकट्ठा हुए हैं और जब मैं यहाँ आया और जिस तरह का प्यार, जिस तरह की संख्या मैंने आपकी देखी तो मेरा विश्वास मजबूत हुआ कि समाधान सुनिश्चित है। आपकी समस्याओं का समाधान आने वाले कल में सुनिश्चित है, क्योंकि जब जब आप अपनी समस्याओं के लिए ईमानदारी से काम करोगे और समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करोगे तो क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और बिहार तो लोकतंत्र के जननायकों में से बड़े बड़े नेता जिन्होंने बिहार में जन्म लिया, ये क्रांतिकारी धरती है। यहाँ की समस्याओं का हल तो बहुत जल्द सुनिश्चित हो जाएगा। आज आपका जुटा ये जनसमूह इस बात की गवाही दे रहा है कि आने वाला कल कमजोरों का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का और हर जातियों के गरीब लोगों का है। ऐसा विश्वास मेरा आज आपकी संख्या के आधार पर यहाँ मजबूत हो रहा है। साथियों, मैंने बहुत सारी समस्या आपकी सुनी, वक्ताओं के माध्यम से मंच पे मैंने बहुत सारी समस्याओं को जाना और एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ माताओं बहनों की भी है जो बड़े लंबे समय से जिम्मेदारी से इस मंच की तरफ देख रही हैं। बहुत बड़ी संख्या में नौजवान और जिम्मेदार लोग भी पहुंचे हैं। हालांकि आप भी जानते हैं कि पहले ये रैली 1 तारीख को होनी थी, लेकिन प्रशासन और सरकार द्वारा परमिशन नहीं दी गई और 1 तारीख के कार्यक्रम को आगे बढ़ा के 8 तारीख को करना पड़ा। शायद सरकार की ये मंशा रही होगी कि जब 1 तारीख को कार्यक्रम नहीं होगा तो 8 तारीख का कार्यक्रम फेल हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं
कि वो आपकी शक्ति से अनभिज्ञ हैं, उनको आपके संघर्ष की जानकारी नहीं है। इसलिए उनको ऐसा लगा कि अगर एक की जगह कार्यक्रम किसी अन्य तिथि में होगा तो कार्यक्रम सफल नहीं होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि ये तो मात्र टेलर है, पिक्चर तो आने वाले समय में हम लोग आपको दिखाएंगे। सम्मानित साथियों, ये देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है। 14 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश में ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे। ब्रिटिश हुकूमत के अधीन होने के कारण इस देश में बहुत सारे हक अधिकार हक वंचित समाज के लोगों को नहीं थे। यहाँ तक कि इस देश में सदियों से चली आ रही कुप्रथाएं भी थी, जिनमें विधवा विवाह न होना, बाल विवाह होना, महिलाओं को सती प्रथा जैसी कुरीतियों का सामना करना और भी ऐसी बहुत सारी कुरीतियां और प्रतिबंध लगा के हक वंचित समाज के लोगों को गरीबी, बेबसी, लाचारी और जुर्म जाति का जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया था। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आज भी आपकी समस्याओं में ये समस्याएं प्रमुख हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान जो बुनियादी जरूरत है, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, सर ढकने के लिए छत, पीने के लिए साफ पानी और आत्म सम्मान का जीवन, ये बुनियादी जरूरतें हैं। 75 साल की आज़ादी के बाद भी आज तक सरकारें अंतिम व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छे कपड़े और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराने में कामयाब नहीं हो पाई। ये इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेलियर है। जो काम आज़ादी के 10 सालों के अंदर हो जाना चाहिए था, वो काम आज़ादी के 75 सालों के बाद भी नहीं हुआ है। इसका उदाहरण ये है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं। अगर इस देश में लोगों की जेब में पैसा होता, वो गरीबी के जीवन से निकल पाते, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन नहीं देना पड़ता। क्योंकि भारत का खून स्वाभिमानी खून है। ये हाथ फैलाने में नहीं, मजबूती से संघर्ष करने में भरोसा रखता है, लेकिन इनको मजबूर किया गया है हाथ फैलाने के लिए, सिस्टम बना के किया गया है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं और मैं तर्क के साथ आपको कहना चाहता हूं, मीडिया भी इस बात को दिखाएगा कि भारत के साथ साथ कई ऐसे अन्य कंट्रियां भी हैं, कई ऐसे देश भी हैं जो भारत के समकालिक या भारत के बाद आज़ाद हुए, और आज उन देशों में जाके देखोगे तो आपको एहसास होगा कि वो भारत से लगभग 50 साल आगे चल रहे हैं। जब एक समय पे आज़ाद हुए देश अगर बहुत दूर ना जाके यहीं चाइना को देखा जाए, भारत की इकोनॉमी, यहाँ के नेतागण 5 ट्रिलियन बनाने की बात करते हैं। अगर हम चाइना की इकोनॉमी से उसकी तुलना करें तो हम 1/4 पर भी नहीं पहुंच पाए हैं। एक समय में आज़ाद हुए देशों में इतना अलग अलग तरह का आर्थिक गैर बराबरी का जो उदाहरण मिलता है, ये इस बात का उदाहरण है कि आज भी इस देश का अंतिम व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। और मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि इनमें भी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के हाल बहुत बुरे हैं। आज भी हमारी बहनों को घर चलाने के लिए कोयलों पे काम करना पड़ता है, भट्टों पे काम करना पड़ता है, दूसरों के जमींदारों के खेतों में काम करना पड़ता है, सर पे ईंटें उठानी पड़ती है। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा
तब हुई थी जब कोरोना काल में मजदूर शहरों से पलायन करके घर की तरफ चला था और इन सरकारों के पास उन मजदूरों को देने के लिए, घर पहुंचाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था भी नहीं थी। इस मेरे परिवार ने जो दूसरों के महल बनाता है, घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, कंपनी बनाता है, इन अमीरों के पास कोरोना काल में इन गरीबों को का पेट भरने के लिए रोटी की व्यवस्था भी नहीं थी। मैंने देखा किस तरह मजदूर पलायन करके आया, कहीं ट्रेन के नीचे जाके मरा, कहीं भूखे पेट मरा, कहीं पानी की कमी के कारण मरा, और माँ अपने बच्चों को बैग की चैन के ऊपर अपने बच्चों को लिटा लिटा के सफर कर रही थी। पैर में छाले पड़ गए, हाथों में छाले पड़ गए, गले सूख गए, हृदय गति रुक गई, हजारों लोगों की जान गई। लेकिन यहाँ की और केंद्र की निकम्मी सरकार बैठ के गरीबों की मौत का तमाशा देखती रही। ये हमने अपनी आंखों से देखा। सबसे ज्यादा मजदूर अगर देश के किसी कोने में जाता है तो वो बिहार का व्यक्ति है, जो अपना पेट पालने के लिए अन्य अन्य से प्रदेशों में जाके रोजगार ढूंढने का काम करता है। ये इन 15-15 साल चली निकम्मी सरकारों की देन है, जिन सरकारों की वजह से आज भी यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार नहीं पा पाता है, और माताओं बहनों को भी घर को चलाने के लिए मजदूरी करना पड़ता है। गरिमाई जीवन देने का काम भी सरकार नहीं कर पाई है। आज जब हम लोग आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, अभी पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में ये कहा गया प्रधानमंत्री जी द्वारा कि 75 साल हो गए हैं, ये अमृत काल है। ये कैसा अमृत काल है जहां एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि रोज महिलाओं के शरीर की धज्जियां उड़ाई जाती है, सामूहिक बलात्कार होते हैं, महिलाओं को तेजाब से नहलाया जाता है, महिलाओं की अस्मत को रोंदा जाता है, महिलाओं को दफ्तरों में और दफ्तरों के बाहर और गांव में सामंती व्यवस्था के आगे अपने आत्म सम्मान की रक्षा वो नहीं कर पाती। ये भी हमारे सामने ही है। और सरकारें कहती है और व्यवस्था कहती है कि भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को पूजा जाता है। मेरे बराबर में मीडिया की बहनें खड़ी हैं, नीचे महिलाएं जो पुलिस की नौकरी कर रही हैं वो बहनें भी खड़ी हैं। कभी उनके मन से भी पूछ के देखना कि रात को 10-11 बजे क्या वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में या देश के किसी भी प्रदेश में क्या ईमानदारी से निकल सकती है? सच ये है वो अकेले तो छोड़िए, वो परिवार के साथ भी आज नहीं निकल सकती है। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती है कि हृदय कांप जाता है। और कुर्सी में बैठे नेता और उनके चाटुकार अधिकारी ऐसी ऐसी घटनाओं पे आंखें बंद कर लेते हैं। जब मैं बिहार के साथियों से बात करता हूं तो पता लगता है 13 साल की बच्ची का रेप हुआ, 12 साल की बच्ची का रेप हुआ, 15 साल की बच्ची गायब हो गई, 2 सगी बहनें गायब हो गई, कहीं मार के 2 बहनों को लटका दिया गया। तो ऐसा महसूस होता है कि इस देश में गरीबों का, और गरीबों में भी दलित पिछड़े आदिवासियों का, उनकी बच्चियों की इज्जत का कोई मोल नहीं है। यहाँ इस देश में कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गाय, गधे, घोड़े की भी इज्जत है, उनका भी सम्मान है, लेकिन इंसानों का सम्मान कि ये सरकारें किसका काम कर रही हैं? क्या ये गरीबों का काम कर रही हैं या ये अमीरों का काम कर रही हैं? यहाँ हमारे सेना में घोर जातिवाद और अपमान का सामना करने वाले हमारे साथी भी यहाँ मौजूद हैं, जो लंबे समय से इस गैर बराबरी और इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सत्ता के पास भी गए और विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के पास भी गए, लेकिन इनकी समस्या का समाधान सरकार नहीं कर पा रही है। इसका मतलब सरकार नहीं चाहती कि सेना के साथियों के
तिरंगे को उठाने वाले साथियों का सम्मान होना चाहिए। सम्मानित साथियों, मैं किस किस की पीड़ा आपके सामने रखूं? मैं तो ये समझता हूं, आज नहीं तो कल इस देश के नौजवान को अपने गरिमामय जीवन के लिए संघर्ष करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक इस देश का नौजवान और इस देश में भी बिहार का नौजवान अपने पैरों पे खड़ा होके इस जुल्म, जाति, गरीबी, बेबसी, लाचारी की बेड़ियों को काटने का काम नहीं करेगा, तब तक इन सत्ता में बैठे फर्जी मसीहाओं के जरिए आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं। सम्मानित साथियों, आप ये जानते हैं कि हमारे संतों, गुरुओं, महान पुरुषों ने अपने बच्चों का बलिदान देके इस देश में संविधान के रूप में एक इतनी बड़ी शक्ति हमें दी, एक जीवित ग्रंथ हमें दिया जो संविधान अंतिम व्यक्ति को भी सम्मान का जीवन दिलाने की बात करता है, जो अंतिम व्यक्ति को भी गारंटी देता है रोटी, कपड़ा, मकान की, जो महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर मुख्य धारा में खड़े होके सम्मान का जीवन देने की गारंटी देता है। लेकिन सम्मानित साथियों, आज जब हम आकलन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि देश संविधान से नहीं चल रहा है। सत्ता में बैठे अहंकारी लोग संविधान को ताक में रख के प्रदेश को और देश को चलाने का काम कर रहे हैं। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, सेना का जवान परेशान है, होमगार्ड के भाई परेशान है, चौकीदार परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, ममता बहनें परेशान हैं। और अगर कोई परेशान नहीं है तो वो आपके राजभवन में और आपके विधानसभा में बैठे आपके नेता जो मोटी मोटी तनख्वाह लेके अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं और गरीब जनता को जुमला बोल बोल के बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। मैंने पार्लियामेंट में अंतिम व्यक्ति के आवाज उठाने का काम किया, चाहे होमगार्ड के भाइयों की समस्या हो, चाहे चौकीदार भाइयों की समस्या हो, चाहे आशा आंगनबाड़ी बहनों की समस्या हो, मैंने सभी के लिए लड़ने का काम किया। पार्लियामेंट में मैंने ये कहा कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो इस देश में सबसे पहले ये जो शिक्षा का बाजारीकरण किया गया है, इस बाजारीकरण के जरिए जहां महंगी शिक्षा एक तरफ है जहां अमीर के बच्चे पढ़ते हैं और एक तरफ सरकारी शिक्षा है जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, इस भेदभाव को खत्म करना होगा। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेके मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद और क्लास 1 के अधिकारी से लेके 4th क्लास के कर्मचारी तक के बच्चों का, गांव के सरपंच से लेके और विधायक, MP सबके बच्चों का की पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए, जहां किसान का बच्चा बैठ के पढ़ता है, जहां मजदूर का बच्चा बैठ के पढ़ता है, उसी टेबल पे मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल का बच्चा भी पढ़ना चाहिए। तब जाकर जब DM का बच्चा उसी कुर्सी पे क्लास में बैठा होगा, जब SP का बच्चा उसी क्लास में बैठा होगा और आपके मेरे गरीब परिवार का बच्चा भी उसी क्लास में बैठा होगा, एक समान शिक्षा मिलेगी, तब जाके शिक्षा के दरवाजे परमानेंट के लिए, गरीबों के लिए खुल जाएंगे और ये गरीब अमीरों को पछाड़ के अपनी गरीबी की बेड़ियां काटने का काम करेंगे। जब मैंने आवाज उठाई तो सत्ता में बैठे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। जब मैंने आवाज उठाई तो सत्ता में बैठे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। वो तकलीफ इसलिए हुई कि जब मैंने प्राइवेट स्कूलों पे उनको बंद करने की बात की तो जिन नेताओं ने प्राइवेट स्कूल खोले हैं उनको लगा चंद्रशेखर तो उनके रोजगार को बंद करवा देगा। मैं ये कह रहा हूं, नेताओं का रोजगार बंद होता हो तो हो जाए, गरीब के बच्चों के आगे बढ़ने का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज अगर मैं अपनी बात को रख रहा हूं तो इसी शिक्षा की वजह से रख रहा हूं
कि मुझे शिक्षित होने का मौका मिला है और मैं लोगों की समस्या को समझ सकता हूं और सरकार को समझा सकता हूं। मैंने ये कहा पार्लियामेंट में कि अगर इस देश को बदलाव करना है तो हेल्थ पॉलिसी में सुधार की जरूरत है। पूछा गया कैसी होनी चाहिए, मैंने कहा होनी ऐसी चाहिए कि गरीब के बच्चों को भी, गरीब आदमी को भी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए सरकार कहती है कि हमने बड़े अच्छे सरकारी अस्पताल बना दिए हैं। बिहार के लोगों को तो मैं ये कहूँगा कि मैंने बाढ़ में आपके तैरते हुए हॉस्पिटल देखे, मैंने आप छोड़िए गया को छोड़िए, मोतिहारी को छोड़िए, बक्सर को छोड़िए, मैंने तो पटना के हॉस्पिटलों में 2-2 फीट पानी भरा हुआ देखा है, स्ट्रेचर तैरती हुई देखी है, दवाइयाँ तैरती हुई देखी है। यही डबल इंजन की सरकार का विकास है बिहार में, जो किससे छिपाया नहीं। तो मैंने ये कहा, आप गौर करके सुनना, मैंने कहा कि जो नेता गरीबों से कहते, जनता से कहते कि आपके लिए अच्छे अस्पताल बनवा दिए हैं, उन नेताओं का इलाज भी उन्हीं अस्पतालों में होना चाहिए। नेताओं का इलाज तो प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, विदेशों में जाके होता है, फोर्टिज में होता है, मैक्स में होता है, और गरीबों का इलाज सरकारी अस्पताल में होता है, जहां डॉक्टर नहीं है, जहां दवाई नहीं है। डॉक्टर के पास जाओगे तो ऐसा व्यवहार करेगा। सब डॉक्टर तो बुरे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ऐसा व्यवहार करते हैं कि ये गरीब जबरदस्ती उनके अस्पताल में घुस गए। दवाई नहीं मिलेगी, कोई मशीन नहीं है, एक्सरा, ईसीजी, एमआरआई, कोई मशीन नहीं है, बाहर से टेस्ट कराओ, जेब काटने का काम होगा। तो मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, केंद्रीय सचिव हो, प्रमुख सचिव हो केंद्र के, या मुख्य सचिव हो, या डीएम हो, एसएसपी हो, या मुख्यमंत्री हो, या मंत्री हो केंद्र के, स्टेट के, विधायक हो, सांसद हो, सबका इलाज और उनके बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। जब उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा तो आप देखना, डॉक्टर भी होंगे, दवाई भी होगी, टेस्ट भी होंगे, और गरीबों की जेब भी कटनी बंद हो जाएगी। ये बात मैंने पार्लियामेंट में रखी। सम्मानित साथियों, मैं लगातार बिहार को संघर्ष करते देख रहा हूं। बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने रखी हैं। मैं आपको बहुत बड़ी गारंटी तो नहीं देता, क्योंकि इस गारंटी का काम तो देश के प्रधानमंत्री ने ले रखा है कि वो गारंटी बहुत देते हैं। वो तो इतनी गारंटी देते हैं कि इनकी गारंटी में कमजोर वर्गों के जीवन की गारंटी भी पीछे चली गई है। इसलिए मैं आपको एक ही गारंटी दे सकता हूं कि रोटी, कपड़ा, मकान, पीने के लिए साफ पानी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, और नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार, महिलाओं को घर पे कुटीर उद्योग लगा के रोजगार, ये बहुत कोई बड़ा काम नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले समय में आप आजाद समाज पार्टी को अवसर देना। अगर 1 साल के अंदर ये काम करके नहीं दिखाया तो जो आप कहोगे वो बात हम लोग स्वीकार कर लें। आप पिछले लंबे समय से कभी किस पार्टी को मौका देते आए हो? कभी आप किसी को बनाते हो, कभी आप किसी को बनाते हो, और 5 साल तक आप इंतजार करते हो कि ये नेता किसी के बारे में ऐसे शब्द ना कहो जो आप अपने पिता के लिए नहीं सुन सकते। अगर सुन सकते हो तो कहो। मैं आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाना चाहता। हमेशा याद रखो, दूसरे के लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग करो जो आप अपने लिए सुन सकते हो। अगर नहीं सुन सकते हो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो, क्योंकि हर आदमी सम्मान रखता है। हमारा उनका राजनीतिक विरोध है, उनके कार्यशैली अच्छी नहीं है, हम उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनके द्वारा बोले गए झूठ को बेनकाब कर सकते हैं, जनता के सामने उनकी असलियत को रख सकते हैं, लेकिन किसी को गलत कहना,
व्यक्तिगत रूप से ये अच्छा नहीं है। इसलिए मैं अपने साथियों से कहूँगा कि वो समझदार बने। साथ साथ मैं आपको ये कह रहा था कि यहाँ के नेताओं को आपने भरोसा किया। आप चुनाव से पहले वो आपकी गली में आते, आपके पैर पकड़ते हैं, आपको चाचा, ताऊ, भाभी, बहन, चाची, ताई, पता नहीं क्या क्या शब्द कहते हैं, शराब पिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, कपड़ा लौटाते हैं, सारे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों के कुर्बानी देके आपकी उंगली में वो शक्ति दी है, जिसको चाहे कुर्सी पे बिठा दो और जिसको चाहे कुर्सी से गिरा दो। अगर ये वोट की शक्ति आपके पास नहीं होती सम्मानित साथियों, तो आपकी बस्तियों में पैर रखने के लिए कोई नहीं जाता। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों का परिणाम है कि चुनाव के बीच में, चुनाव के समय ये लोग आपके बीच आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या? 5 साल तक आप लोग इंतजार करते हैं कि नेता दोबारा दिखाई दे जाए, लेकिन नेताजी दोबारा नहीं आते। आप उनके दरवाजों पर जाते हो तो वो गेट बंद कर लेते हैं और ये कहते हैं कि नेताजी यहाँ नहीं है। आप ये बताओ, इन नेताओं के सहारे आप अपनी लड़ाई को लड़ लोगे? मैं आपको 3-4 समस्या यहाँ की रखता हूँ, जो साथी यहाँ उपस्थित भी हैं। एक समस्या जो बड़ी समस्या है वो हमारे होमगार्ड के भाइयों की है। जो विज्ञापन संख्या 2/2/2011 की बहाली 2022 में ली गई, 13 वर्षों के विलंब से बहाली की गई, इसके बावजूद भी फिजिकल, मेडिकल एवं औपबंधिक मेगा सूची नाम रहते हुए इन लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। होमगार्ड, जबकि जहानाबाद जिले में और अन्य जिलों में होमगार्ड के बहुत सारे पद खाली हैं, फिर भी सरकार इनकी बहाली नहीं कर रही है। इन्होंने मुझसे आग्रह किया है कि आप हमारी आवाज़ को पार्लियामेंट में भी उठाएं और हमारी बहाली कराने का काम करें। मैं होमगार्ड के भाइयों को विश्वास दिलाता हूं, मगर विश्वास दिलाते मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब सरकार इतने बड़े पैमाने पर निजीकरण करेगी तो कल जो आरक्षण रूपी अधिकार हथियार आपको मिला है वो तो बेअसर हो जाएगा। जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो सामाजिक गैर बराबरी आज भी इतनी है, तो दलित पिछड़ों के बच्चे यहाँ जाति व्यवस्था के आधार पर चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, कुशवा, मौर्य, साके, यादव, जाट, गुर्जर, निषाद, जिसको सैनी आपके यहाँ कहते हैं, कश्यप, पाल, प्रजापति, इनके बच्चों को कौन कुर्सी पर बैठने देगा? आप मुझे बताइए। क्या आज देश में समानता आ गई है? तो इनके बच्चों को कौन कुर्सी पर बैठने देगा? इसलिए निजीकरण करके जिस तरह से इनके बच्चों का रास्ता रोकने का काम किया जा रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं कि आने वाले समय में हम लोग निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लिए करेंगे और इनको निजी क्षेत्रों में आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। साथ साथ हमारी, आपके यहाँ ममता कार्यकर्ता कहते हैं, हमारे यहाँ आशा कार्यकर्ता कहते हैं। हमारी जो ममता कार्यकर्ता बहनें हैं उनको प्रति गर्भवती मात्र 300 रुपये राशि मिलता है, और जबकि उनका काम बड़ा कठिन है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि मिनिमम 30,000 रुपये वेतन उनका करना चाहिए, जिससे वो सम्मान का जीवन प्राप्त कर सके, और उनको परमानेंट भी करना चाहिए। मैं तो होमगार्ड के भाइयों के लिए भी 30,000 रुपये के वेतन की जो है सरकार से मांग करता हूं कि 30,000 रुपये का मिनिमम वेतन होमगार्ड के भाइयों को मिलना चाहिए। अभी कितना मिलता है? 24,000। अभी तुमको तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन जो लगे उनको तो 30,000 मिलना चाहिए। जब आप लगे आपको भी 30,000 रुपये मिलना चाहिए, ये मांग मैं सरकार को करता हूं। ज्वाइनिंग नहीं हो रही है ना?
ज्वाइनिंग भी होगी और जिस दिन ज्वाइनिंग होगी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद भी चंद्रशेखर आजाद का और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का करोगे, चिंता मत करो। एक समस्या जो SC ST के कर्मचारियों ने मेरे सामने रखी है, बिहार सरकार द्वारा अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के तहत रोस्टर स्थगित रखते हुए अनुसूचित जाति जनजाति कोटि के अनुमान्य 17% पदों को फ्रिज रखकर शेष 83% पदों पर मूल कोटि की वरीयता के आधार पर प्रोन्नति के पद 56 में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद पर कार्यकारी प्रभार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सिविल अपील संख्या 4800/2017 में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर दिया जा रहा है, जबकि अन्य वर्गों के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इसकी वजह से जब प्रमोशन नहीं हो रहा है तो बैकलॉग भी नहीं आ रहा है, ना नई नियुक्ति आ रही है और ना ही हमारे मूल पदों से प्रमोशन हो पा रहा है। इसके कारण कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि अब मैं दिल्ली जाके पार्लियामेंट में और वेलफेयर कमेटी में आपका मामला जो है रखने का काम करूंगा, और साथ साथ मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं, आप भी कमर कस लो। जो सरकार आपके अधिकारों को लूटने का काम कर रही है, उस सरकार को मिट्टी में मिलाने का काम भी 2025 में हम लोग करेंगे। एक यहाँ बड़ी समस्या जो जमीन की है, भूमि सर्वे के नाम पे सरकार जो है, सरकार ने वादा तो किया था कि हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन सर्वे के नाम पे, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि 14 अगस्त को हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, 15 अगस्त को आजाद हुए, लेकिन 14 अगस्त को अगर किसी पे 1 गज जमीन नहीं थी तो 16 अगस्त 1947 को भी 1 गज जमीन नहीं आ पाई थी। सरकारी जमीनों पे ही गरीब लोग रहते थे। 70 साल से जिस जमीनों पे लोग रह रहे हैं, सर्वे के नाम पे वो जमीनें छीन के पैसे वालों को, जमींदारों को, ताकतवर लोगों को, सामंतियों को देने का काम यही निकम्मी नीतीश कुमार जी की सरकार करने का काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार करने का काम कर रही है। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं, अपनी बुरी मंशा से की जा रही इस योजना को सरकार तत्काल रोक के जमीनों के अधिकार को सुरक्षित करने का काम करे, वरना तो सरकार याद रखे, जल जंगल जमीन बचाने के लिए सरकार से हर तरह की लड़ाई लड़ने का काम हम यहां से लेकर दिल्ली तक करेंगे, और अपने लोगों की जमीन को किसी भी कीमत पे सरकार को छीनने हम लोग नहीं देंगे। दूसरा, कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। इसके लिए मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रही है, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों की रक्षा नहीं कर पा रही है, वो सरकार कानून व्यवस्था का ढिढोरा पीटना बंद करे। अगर आप रक्षा नहीं कर पा रहे मुख्यमंत्री, तो पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते, कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते, कुर्सी खाली क्यों नहीं कर देते, क्यों कुर्सी चिपके हुए? इस तरह से तो सांप भी चंदन के पेड़ से नहीं लिपटता, जिस तरह से आप कुर्सी से चिपके हुए हो। अगर नहीं काम कर पा रहे हो, नहीं लोग जनता के हितों की रक्षा कर पा रहे हो, तो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते मुख्यमंत्री जी? आपको सोचना चाहिए। जनता ने आपको इतनी बार मौका दिया और आपने हमेशा जनता को धोखा दिया। ये मौका मिलने पे धोखा का काम अब इसमें बिहार में बंद होने वाला है। अब अगर मौका मिलेगा तो काम करने वाले लोगों को मिलेगा, और जब मौका मिलेगा काम करने वाले लोगों को तो धोखा बंद हो जाएगा। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप यहाँ आए, आपने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आके सरकार को चेताने का काम किया।
मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूं। मैं ये मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि आपने पिछले 7-8 साल में बहुत मेहनत की है। आपने अपनी मेहनत के बदौलत इस नीले झंडे को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया है। अभी भाई ददन जी भी कह रहे थे, जौहर साहब भी कह रहे थे, अमर ज्योति जी और भाई कमल वालिया जी भी कह रहे थे कि अब आपकी परीक्षा का समय आ गया है। आने वाले 8-10 महीने संघर्ष के महीने हैं। जिस तरह आज आप बड़ी संख्या में जुटे हैं, यहाँ से जब आप घर लौटेंगे तो चैन से नहीं बैठना, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं और छीनने के लिए शक्ति बनानी पड़ती है। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण से लेंगे, एसपी डीएम वोट से लेंगे, सीएम पीएम। उन्होंने ये भी कहा कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अगर आप ठान लोगे तो ये निकम्मी सरकारें भी हटेंगी और आपके हाथ में भी ताकत आएगी। तो मैं अपने गांव के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि वो आज से रजिस्टर बना ले और एक एक घर को जोड़ के भाईचारा बनाने का काम करे, बहुजन समाज में एकता बनाने का काम करे, अपनी शक्ति बनाने का काम करे और आने वाले समय में संघर्ष के बलबूते किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं, कलम की ताकत अपने हाथ में लेके लोगों के भविष्य को बदलने वाली शक्ति अपने हाथ में सत्ता के रूप में लेने का काम करे। क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पावर आपके पास नहीं होगी, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। पॉलिटिकल पावर यानी राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिसके द्वारा आप सारी परेशानी यानी कि सारी समस्याओं के ताले खोल सकते हैं। आप मुझे मौका दे दो, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के हाथ मजबूत कर दो। अगर आपका एक बच्चा बेरोजगार घूम जाए तो फिर चंद्रशेखर आजाद से सवाल करना मेरे साथियों, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी उसको प्राइवेट सेक्टर में काम देंगे, उद्योग धंधे लगा के आपके जिलों में रोजगार देंगे और जिनको प्राइवेट सरकारी नहीं करना उनको लोन देके उद्योग लगाने का, अपना काम करने का मौका देंगे। महिलाओं को कुटीर उद्योग लगा के घर तक रोजगार दिलाने का काम करेंगे और इस गुंडागर्दी को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे, इज्जत सम्मान की जिंदगी दिलाने का काम करेंगे। किसानों को उनकी फसल के दाम जो है उनकी इच्छा अनुसार दिलाने का काम करेंगे और जीवन भर मजदूरी कर करके मरने वाले इन परिवारों को मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। समान एजुकेशन पॉलिसी प्रदेश में लागू करेंगे और समान हेल्थ पॉलिसी, कॉमन हेल्थ पॉलिसी इस प्रदेश में लागू करेंगे। अमीरों जैसा इलाज गरीबों को मिलेगा और अमीरों को जैसे मिलने वाली पढ़ाई गरीबों के बच्चों को मिलेगी। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए हर साल 1000 बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजने का काम करेंगे और इस देश की सेवा करने का मौका देंगे। साथ साथ 2010 टोला सेवा संस्कृत बोर्ड के नाम पर अभी तक बहाली नहीं हुई है। कितनी समस्या बताओगे? मैंने आपको समाधान बता दिया है। हिम्मत करके आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ खड़े हो जाओ, एक समस्या नहीं रहेगी और आप मांगने वाले नहीं देने वाले बन जाओगे। और जिन साथियों ने अपनी समस्याएं दी है, जो राष्ट्रीय स्तर की है उन पर राष्ट्रीय स्तर पे और जो प्रदेश स्तर की है उन पर प्रदेश स्तर पे मुहिम चला के संघर्ष किया जाएगा और आपकी मांगे पूरी करवाने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। धन्यवाद।